नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टडी इन प्रयागराज में। मेरा नाम है राज और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक, जो कि हिंदी मीडियम से है और हम इसे डेली एक क्लास आपको दे रहे हैं। आज 5वां चैप्टर होगा हमारा और 5वीं क्लास भी है, जो है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आप देख सकते हैं इसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इसमें है आपको पढ़ा भी चुके हैं, हम पिछले 4 वीडियोज़ दे चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, वो 20-25 मिनट 30 मिनट के ऐसे ही वीडियो हैं। अगर आप लोग नियमित जुड़ना चाहते हैं हमारी कक्षा से तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और एक जानकारी ये भी है दोस्तों, मैं यूपी ITI इंस्ट्रक्टर और एग्रीकल्चर केन सुपरवाइज़र और TA की वैकेंसी जो भी आ रही हैं और जो आ चुकी हैं, जिसमें आप अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम अगले महीने 1 तारीख से इसकी नियमित क्लास लेने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी जानकारी देंगे और एनसीईआरटी की जो ये आपकी श्रृंखला है ये तो चलती ही रहेगी, सारे सब्जेक्ट की हम जानकारी देते रहेंगे आपको और अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे। अभी जियोग्राफी चल रही है, जैसे क्लास 6 की जियोग्राफी पूरी होगी अंत में हम इसके क्लास 6 के पूरे एक नोट्स बनाएंगे, जो कि 1-2 क्लास में आपको पूरा करवाएंगे और इसके PDF भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो ऐसा है कि आप लोग अभी तो आज क्लास 5th है और 5th चैप्टर है पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। तो आइए इसमें पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल और हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। यानी कि एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर मानव जीवन पाया जाता है। और क्यों ऐसा है, मानव यहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ आवश्यक तत्व भूमि, जल और हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिले हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। जैसे कि परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरता है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसमें जलमंडल कहा जाता है। जो 71% भाग पर आपका जल पाया जाता है इसे क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। तो क्लास 6 की है, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे पूरे तरीके से। नहीं भी जो चीज़ें समझ में आ रही हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई दिक्कत आ रही है किसी प्रकार की, ताकि हम इसमें सुधार कर पाएंगे। हम आपसे उम्मीद भी यही करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आगे देखते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित हैं, यानी जलमंडल में ये सभी अवस्थाएं हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, यानी जीवमंडल। जहाँ पे ये पृथ्वी के ऊपर जीवमंडल हमारा है, यानी जीवन का मंडल। इसमें आपको ये सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और हवा साथ मिलते हैं और यहीं जीवन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों का एक तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऊपरी भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी आप इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक महाद्वीपों में, यानी भूभाग जो है जिस पर जो पृथ्वी जिसे कहते हैं हम लोग, जहाँ पे है ये मंडल, भूमंडल, इसको हम कह सकते हैं महाद्वीप। और जो जल वाले हमारे जलाशय हैं, बड़े बड़े समुद्र, यानी महासागरीय बेसिन के नाम से इन्हें जान सकते हैं। ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि समुद्र एक तरीके से मान लीजिए आप, समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके नाम अलग अलग दे दिए हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इनके नाम अलग अलग लेकिन जुड़े। आगे हम कक्षाओं में अभी बताएंगे आपको इसके बारे में डिटेल से। पृथ्वी के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल आप देख सकते हैं। और उसके बाद समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। देखिए इसमें क्या हम बताएंगे आपको, जैसे जल का तल सभी जगह पर समान होता है, समुद्र के जल का तल सभी जगह समान होता है, ये सही है, समान होता है। जैसे आप लोग जब घर बनाते हैं, मिस्त्री आप देखते होंगे वाटर लेवल मेंटेन करता है। वाटर लेवल एक पाइप के माध्यम से पानी भर के उसमें से और वाटर लेवल मेंटेन करता है। कितने लोग इसको देख चुके हैं? अगर आप देख चुके हैं वाटर लेवल मेंटेन करते हुए गांव में मिस्त्री को, तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वो दीवार बनाते समय जब आपका बीम ढालता है तो उस पर वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए एक पाइप लेता है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें वाटर का लेवल दिखता है। पानी भर के वो इधर से उधर पकड़ाता है और उधर तय करता है कि कौन कितनी ऊंचाई पर जा रहा है।
वही वाटर लेवल है। तो सेम चीज़ वही पृथ्वी पर है हमारी, वाटर जहाँ भी रहेगा वो मेंटेन करेगा, वो किसी भी आयतन के बर्तन में रहेगा वो अपना बराबर जो है ऊंचाई तय कर लेगा। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल में पाया जाता है जिसे शून्य माना जाता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल में मापा जाता, समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य कहा जाता है। ठीक है, उसके तल को शून्य माना जाता है, नीचे यानी कि। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं हम, इसमें सभी जो है द्वीप हैं, सभी द्वीप हैं इसमें जो विश्व के हैं। उत्तरी अमेरिका है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे द्वीप हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। उसके बाद कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है। फिर आपका अफ्रीका है। इस तरह से जितने भी द्वीप हैं हम इसको आपको अलग एक कक्षा में सिर्फ 10-5 मिनट की वीडियो में सिर्फ यही बताएंगे आपको, कौन सा द्वीप किस नंबर पे आता है, कौन सा कहाँ स्थित है और कितनी ऊंचाई पे कहाँ पे कौन सी चोटियाँ पाई जा रही हैं। इन सबको हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे, आने वाली कक्षाओं में। तो पूरी डिटेल हम इसको देंगे। और इसमें ये भी देख लीजिए आप लोग, प्रशांत महासागर यहाँ है, अटलांटिक महासागर यहाँ है, और जो है हिंद महासागर यहाँ है, दक्षिणी महासागर यहाँ है। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि देखिए सारे सागर जुड़े हैं एक दूसरे से, नाम अलग अलग भले ही हो गया है लेकिन जुड़े सब एक दूसरे से ही हैं, क्योंकि वाटर है या आर्कटिक महासागर है तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पानी है तो ये अपना वाटर है तो लेवल मेंटेन कर लेगा हर तरीके से। आगे देखते हैं हम। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट जो है 8,848 मीटर ऊंचा है, कहीं कहीं 8,850 भी आप लोगों को मिल जाएगा। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, 11,022 मीटर है प्रशांत महासागर में। ये आपको मेरियाना गर्त मिलेगी प्रशांत महासागर में। उसके बाद क्या है कि क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचाई भागों से इतनी भी अधिक हो सकती है? बिल्कुल कल्पना क्यों नहीं करें, आप नहीं कल्पना करेंगे, लेकिन है तो ऐसा जो है, हम वही कल्पना तो नहीं कर सकते क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में जानते नहीं, कल्पना नहीं कर सकते उस चीज़। जब कहीं ना कहीं सुने होंगे फिर हम उस चीज़ को कुछ उसमें नए तरीके से कल्पना कर सकते हैं। ऊंचाई गहराई का नाम जब हम सुनेंगे तब तो कल्पना करेंगे, हो सकता कोई चीज़ और भी ऊंची हो सकता है कुछ और भी गहराई हो, इसलिए। फिर आगे देखते हैं महाद्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराज का एक दूसरे से अलग हैं, ये विस्तृत जलराज के एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान से, इसमें जो हमने आपको अभी दिखाया कि कौन सा कहाँ पे स्थित है। उसके बाद देखिए एशिया विश्व का सबसे बड़ा मानचित्र है, ये हमने आपको बताया कि महाद्वीप है सबसे बड़ा। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है, यानी 1/3 यही लिया हुआ है पृथ्वी का पूरा भाग। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आपका गोलार्ध हो जाएगा, इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इधर स्थित है, ये स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करती है, यानी एशिया और यूरोप को अलग करने वाले हैं। इसको हम आगे बताएंगे डिटेल से विद मैप, तो आप पूरी तरह समझ पाएंगे। अभी आप पढ़ लीजिए। एशिया पश्चिम यूराल पर्वत है जो कि यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। दिखाई देते हैं आप सभी को हम, ये भाग है, ये देखिए यहाँ यूराल पर्वत है, ये यूराल पर्वत है। यही यूराल पर्वत आपको एशिया और यूरोप को अलग करता है, इसी के बारे में वहाँ जानकारी दे रहा है। ये यूराल पर्वत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं हम, जिसे यूरेशिया कहा जाता है। उसके बाद यूरोप एशिया से सबसे छोटा, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व का मानचित्र को देखिए, इसमें इसकी स्थिति का पता चल जाएगा, या पता लगाइए। तो अफ्रीका और एशिया के, और अफ्रीका देख लेते हैं। यूरोप छोटा सा है, हम दिखाया हमने आपको, अलग हुआ है उससे, एशिया से। तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त यानी 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
5.1 चित्र में देखिए, हमने आपको अभी जो दिखाया उसी में था, अभी फिर ना दिखा देते हैं पुनः। आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं जाती हैं। कहाँ से? अफ्रीका से। यहाँ से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी गुजरती हैं? कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। आगे देखते हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप के चारों ओर समुद्रों एवं महासागरों, विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। यानी विश्व की सबसे लंबी नदी, ये क्वेश्चन बनता है आपका, कौन सी है? नील नदी है, जो कहाँ से होकर गुजरती है? अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा किन भागों से होकर गुजरती हैं। दिखा देते हैं हम आपको। पहले ये देखिए, ये आपका अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, और यहीं से आपका कर्क रेखा ये वाली हो गई, ये मकर रेखा हो गई, और ये बीच वाली विषुवत रेखा हो गई। ये तीनों रेखाएं सिर्फ एक ऐसा यही महाद्वीप है जहाँ से होकर गुजरती हैं, और कोई ऐसा महाद्वीप नहीं है जिससे तीनों रेखाएं गुजर सकें। ठीक, आगे देख लेते हैं। तीनों रेखाएं गुजरती हैं। उसके बाद सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, आपने देख ही दिया इसमें। इस भाग से होकर गुजरती हैं ये कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं, इन भागों से गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। अब पनामा जल संधि हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे है, ये देख लीजिए। ये आपका आगे पनामा जल संधि है, ये आपको अब दिख रहा होगा फिगर में शायद। ये संकरे भाग से जुड़ा है। इसी जल संधि को जो यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये जल संधि लिखा हुआ है, तो यही पनामा जल संधि है। यहाँ से दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यही पनामा जल संधि है। संधि क्या होती है? पानी का संकरा भाग, पानी का वह संकरा भाग जो दो बड़ी जल संधि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़े रहता है, उसी को जल संधि कहा जाता है। भारत एवं श्रीलंका के बीच जल संधि का नाम बताओ। क्या है? पाक जल संधि है। यहाँ पे जल संधि है एक, वो पाक जल संधि के नाम से जानी जाती है। आप लोग ये जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो आगे हम आपको इनको बताएंगे, और अभी ही बता दे रहे हैं। जानना क्या है? दो संकरे भाग जिससे कोई एक दूसरा महाद्वीप जुड़ा होता है उसे जल संधि कहते हैं। यानी जल संधि यानी आपका संधि हुई है, समझौता, एक पानी का समझौता हुआ है एक दूसरे देश से जब एक दूसरे महाद्वीप के साथ, तो उसी को हम जल संधि नाम देते हैं। वैसे हमारे जो भारत और श्रीलंका के बीच उस स्थित है वो पाक जल संधि है, यानी कि हमारा उससे समझौता हुआ है कि इतने भाग पे आप रहेंगे, इतने भाग पे हम रहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? जल संधि कहते हैं, जो समुद्र या महासागरों के भाग होते हैं। आगे देखते हैं। जल संधि, हाँ, उसी को क्या जाता है? पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी अमेरिका एवं उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप महासागरों का नाम बता पाएंगे? बिल्कुल, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, यानी कि महासागर का नाम पूछ रहा है, तो महासागरों का नाम आप बता दीजिए। कौन कौन से महासागर हैं आप इसमें देख लेंगे, ये देख लीजिए। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, यही तो है उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका है, एक मिनट, ये उत्तरी अमेरिका है आपका, और ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, और यहीं ये जुड़ा हुआ है पनामा जल संधि से, तो यही तो आपका हुआ ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। महासागरों का नाम यही हो गया, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। और कौन कौन से जुड़े हैं? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जुड़े हैं पनामा जल संधि से। हो गया। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। फिर दक्षिणी अमेरिका देख लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका नाम तो इनका बता दिया हमने। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन पाई जाती है। ठीक, अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया है क्या? ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है? ऑस्ट्रेलिया का विश्व छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये भी पूछ सकता है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, जो कि पूरी तरह से पृथ्वी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ महासागरों तथा समुद्रों में घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी द्वीपों का बना हुआ महाद्वीप है एक तरीके से इसे कहा जाता है। अंटार्कटिका जानते हैं आप?
अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, एकदम बिल्कुल दक्षिणी छोर पे, जिधर जल ही जल आपको दिखाई देता होगा जब आप देखते होंगे मैप में, वहीं स्थित है। इसलिए यह हमेशा मोटी परत की बर्फ़ों से ढका होता है। या किसी भी प्रकार के अस्थायी मानव निवास नहीं करते हैं। यहाँ पर अस्थायी मानव निवास नहीं कर सकता, ठंड बहुत ज़्यादा है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। उपस्थित हैं और यहाँ संस्थान है। भारत के शोध संस्थान भी यहाँ पे हैं, जिनके नाम मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री है। 3 संस्थान थे, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन 3 संस्थान में एक का अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुआ था हाल ही में। उसके बाद मैत्री और दक्षिण गंगोत्री 3 हैं, जो कि हमारे अंटार्कटिका में स्थित हैं। यहाँ पे क्या है कि कोई भी देश जाके, विश्व के कोई भी देश यहाँ पर जाके अपने शोध केंद्र खोल सकते हैं। इकोनॉमिकल जोन होता है एक तरीके का, इधर जाके खोल सकते हैं, जो कि समुद्र में स्थित होता है। हम जब आपको इंडिया ही पढ़ाएंगे तब भी हम उसमें आपको इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे, कौन कौन से इसके हैं। आगे देख लेते हैं जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल एवं 29% भाग स्थल से घिरा हुआ है, स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, जैसे महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल के जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि बहुत खारा होता है। समुद्र का जल आप लोग गए नहीं होंगे, मैं तो गया हूँ एक बार, तो बहुत ऐसा लगता है कि मानो एक गिलास नमक में 2 गिलास नमक डाल दिया गया हो, इतना खारा होता है। आगे देख लेते हैं। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता, इतना खारा है कि आप यूज नहीं कर सकते, सच बात है ये। और उसके बाद शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों एवं नदियों एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण एवं जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य इस्तेमाल करता है। यानी आप जान ही रहे हैं पृथ्वी के कितना आप यूज करते हैं। 1% जल पीने योग्य होता है, 2 से 2.5% जल जो है वो मानव यूज कर सकता है, लेकिन पीने योग्य सिर्फ 1% होता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। यानी नीले ग्रह में तो है, ऊपर से 71% पानी दिख रहा है। दूसरे ग्रह का आदमी अगर रहे, वो देखेगा, कहेगा पृथ्वी तो सब पानी ही पानी है, लेकिन पानी कितना है ये तो आएगा तब पता चलेगा पानी कितना है। दिख रहा जितना, उसका कितना भाग पानी है, 1% टोटल का है पानी। तो हालांकि दूसरे ग्रह से कौन देख रहा है, अपने ही लोग दूसरे ग्रह से जाते हैं, वहाँ से देखते हैं। तो महासागर, आप देखते हैं महासागर क्या है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी महासागर आप लोग, हमने बताया ही, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जलमंडल के प्रमुख भाग हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। बड़े छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ये आपके मुख्य महासागर हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये भी क्वेश्चन आपका है कि कौन सा महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो आपका प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। यानी जो प्रशांत महासागर है, इसी में पृथ्वी का सबसे गहरा भाग यानी मेरियाना गर्त इसी में स्थित है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर स्थित है। यह 5.1 क्षेत्र को प्रशांत महासागर के चारों ओर इन द्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। वही फिगर देख के बताने के लिए, आपको पता लगाने के लिए कहता, अभी दिखाऊंगा फिगर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस आकार का है। अब बात आ गई तो हम दिखाई देते हैं आपको कैसा है, एस आकार का है। ये महासागर आर्कटिक महासागर आपका एस आकार का है। देखिए ये इस टाइप का है, इसीलिए ये इस टाइप का होने के नाते इसे एस आकार कहा जाता है। एस आकार का महाद्वीप है। और प्रशांत महासागर यहाँ भी है और यहाँ भी है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के इधर इधर प्रशांत महासागर है, यहाँ भी है। इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पे स्थित है प्रशांत महासागर की ओर। ये दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के 3 तरफ तो यही है। इधर दक्षिणी महासागर आएगा और इधर आर्कटिक महासागर आएगा, अटलांटिक महासागर आएगा। तो आपने देखा ये एस आकार का है, ये एस आकार का है। आगे देखते हैं। क्या हम पढ़ रहे थे, एस अक्षर के आकार का है, ठीक है।
यह सक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारों पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हैं तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत दंतुरित है। रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, यानी कि बहुत क्षण है, एक तरीके से इस टाइप की बनी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, उसी का दंतुरित कह रहा है। यह अनियमित और अदंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के आदर्श की स्थिति है, यानी कि जो है यही इनके लिए पोत, यानी वायु जितनी भी जहाज़ें हैं पोर्ट के लिए जाती हैं, शिप जितनी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये जो है काम करता है। जैसे इसे कहते हैं कि आप ये प्राकृतिक पोर्ट है एक तरीके से, इसलिए इनके लिए बहुत अच्छा जो है स्थान है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त है क्योंकि यहाँ पे आना जाना ज़्यादा है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर जो है अंटार्कटिका महासागर महाद्वीप के चारों ओर घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। दक्षिणी महासागर आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में वृत्त में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जोड़ता है जिसे बेरिंग जल संधि का नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों पर यूरेशिया से घिरा हुआ है। बेरिंग जल संधि कहाँ पे है? यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग को जोड़ता है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। ठीक, हम बताएंगे आगे आपको। वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ऐसी वायु प्रदान करती है हमें जिससे हम लोग सांस ले सकते हैं, यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। कैसी अल्ट्रावायलेट किरण, जैसे ओजोन परत जो है वो हमारी रक्षा करती है सूर्य से आने वाली किरणों की से। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान एवं अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जा सकता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। हम आपको इसके बारे में बताएंगे, बस इसी क्लास के बाद ही हम आपको बता देंगे कौन सा मंडल कहाँ कैसे स्थिति है और किस मंडल में क्या क्या पाया जाता है और किस चीज़ के लिए, यानी वायुयान के लिए कौन सा है, कहाँ पे आंधी पानी आती है और कहाँ से जो है सर्च या उपग्रह डाले जाते हैं किस मंडल में। तो इसके लिए हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे जस्ट आगे। तब तक इसी में आप देख लें, ये क्षोभ मंडल आपका है, ये समताप मंडल उसके ऊपर रहेगा, मध्य मंडल आपका बीच में रहेगा, आयनोस्फीयर रहेगा, उसके बाद आयनोस्फीयर, उसके बाद रहेगा एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल रहेगा आपका। तो हम आगे आपको इसके बारे में और डिटेल से भी जानकारियाँ देंगे। आगे देख लेते हैं हम। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% होती है या 1 से भी कम होती है। एक गैस के बारे में और जान लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में होती है जैसे कह रहा है, तो CO2 जो होती है 0.03% पाई जाती है। ये बहुत जगह एग्जाम्स में पूछे भी जाने वाले क्वेश्चन है, जो CO2 कितना पाई जाती है। CO2 0.03% पाई जाती है वायुमंडल में। लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। CO2 अवशोषित करती है। कैसे अवशोषित करती है इसको भी हम बताएंगे आपको, कैसे ओजोन परत पर काम करता है, ओजोन छिद्र कैसे होते हैं और क्या होते हैं ओजोन छिद्र और क्यों हो जाते हैं, क्या ऐसी दिक्कतें हैं, कौन सी गैस CFC है, कहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरह से इसको घटित कर रही है, स्किन कैंसर डिजीज कैसे हो रहे हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे आगे। अभी आप पढ़ते रहिए हमसे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कोई भी प्रश्न आपका 1 नंबर का कहीं छूटने वाला नहीं है। आप हमारी कक्षा से नियमित लगे रहते हैं तो हम आपको पूरी जानकारी डिटेल्स देंगे और विद नोट्स देंगे आपको, इसलिए आप लोग लग रहे हैं। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र एवं उसके अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी से साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस में लेने में कठिनाई होती है, लेकिन ऊंचाई पर सांस लेने में उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम
जैसे यहाँ देखिए आपका फिगर भी बना है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, ये तो आप जानते ही हैं किस मंडल को क्या कहते हैं। ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ स्थानों पर, क्योंकि ये अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग चीज़ें, समुद्र है, कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ हैं, तो वायुमंडल जब पृथ्वी पर प्रेशर डालेगा तो ये अलग अलग होगा। जहाँ जंगल होगा वहाँ कम होगा, ऊपर पहाड़ होगा, ऊपर ज़्यादा होगा तो वहाँ ज़्यादा होगा, इसलिए अलग अलग इसके प्रभाव पड़ते हैं। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। इसलिए हम आप सभी को 1 मिनट जानकारी दे रहे हैं। और तो हम बात कर रहे थे वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, और क्यों बहती है, ऐसा कारण क्या है, हम आगे जल मंडल से स्थल मंडल की ओर, स्थल मंडल से जल मंडल की ओर क्यों पवन चलती है, हम इसको आगे भी बताएंगे आपको। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या, जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल एवं हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा वायुमंडल से जुड़े हुए हैं। यानी मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जुड़ना रहना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर जुड़ेंगे नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। जैसे आप देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र बनता है कैसे, उसमें कौन उत्पादक, कौन प्रोड्यूसर है, कौन प्रोडक्टर है, कौन संग्राहक है, तो इसमें अलग अलग होते हैं। तो वही सब टोटल मिला के जीवमंडल होते हैं। आगे हम आपको पारिस्थितिकी भी पढ़ाएंगे, इसी में है, लेकिन हम बताते रहे हैं कि आपको पढ़ाएंगे ज़रूर हम। आपको शायद जियोग्राफी में भी कुछ भाग उसके देखने को मिलेंगे। तो जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों एवं जंतु एवं जगत या पादप जगत में विभाजित किया गया है। पहला भाग है जंतु एवं जगत, दूसरा है पादप एवं जगत में विभाजित किया जा सकता है। जंतु जगत का मतलब ये है कि जहाँ पे जीव पाए जा रहे हैं, जीव जंतु, और दूसरे में क्या पाया जा रहा है, पादप जगत, यानी आपका पादप मतलब पौधों का जगत, यानी पौधों का मंडल पाया जा रहा है। पौधों का जीवन है कैसे, पेड़ पौधों का, उसके लिए है। और पृथ्वी की ये तीनों भाग परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं या एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इसका ढलुआ भाग, मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया और झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया। यानी कि जब आप उसे दूषित करेंगे तो कैसे आप यूज कर पाएंगे यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। दूसरे जीव जैसे क्या, उसमें मछलियां हैं, बहुत सारे जीव पाए जा रहे हैं जो है समुद्र में, तो उसको नुकसान तो पहुंचाएगा ही। जब आप दूषित करेंगे तो उनको भी नुकसान पहुंचाएगा, उनके जीवन के लिए, उनको तो उसी में रहते ही हैं, तो उनको भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु घटक है, वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। यानी CO2 की मात्रा की वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। अब बात ये करते हैं, जैसे ओजोन परत है, मान लीजिए ओजोन परत है, अभी समझा देते हैं। ओजोन परत है, अब यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, यहाँ CO2 है अपने नीचे पे, और यहाँ ओजोन परत पाई जा रही है। ओजोन पर जब अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं ऊपर से, तो यहाँ पे कुछ किरणों को ये CO2 अवशोषित कर लेता है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं तो CO2 ज़्यादा हो रही है। जब यहाँ से आने वाली किरणों को CO2 अवशोषित कर लेगा, यहाँ से जाने नहीं देगा, CO2 ज़्यादा है तो ये इनको अवशोषित कर लेगा, जाने नहीं देगा। जब जाने नहीं देगा तो CO2 के साथ ये क्रिया करके इसको गर्म बनाएंगे वातावरण को, पृथ्वी के। और अगर यही CO2 यहाँ पे कम रहे, ऑक्सीजन रहेगी, तो ये किरणें आकर वापस लौट जाएंगी। तो इसीलिए जब CO2 बढ़ रही है CFC कार्बन की वजह से, ये ओजोन परत हमारी बढ़ रही है। ओजोन परत जो है CFC की वजह से घट रही है, ओजोन परत जो है CO2 की वजह से ओजोन परत घट रही है। ये देखिए, ये CO2 यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य से हमारे पृथ्वी पर लगातार आ रही हैं। जब आएंगी और ये ओजोन परत है, ओजोन परत से नीचे जब आ जा रही हैं ये, तो यहाँ CO2 के कारण, और CO2 क्यों है, CFC कार्बन वगैरह के कारण है।
अधिक भट्टियाँ बनाना और जल प्रदूषित करना, उद्योग धंधे ज़्यादा करना, पेड़ कम लगाना, तो CO2 बढ़ रही है। CO2 बढ़ गई तो यहाँ से किरणें जो आई वो CO2 यहाँ पे अवशोषित कर ली। अब क्योंकि ऑक्सीजन कम है, CO2 जब अवशोषित कर ली इनको, तो उसके साथ ये किरणें यहाँ गर्म बना देंगी, माहौल गर्म कर दे रही पूरा पृथ्वी का, तो वापस नहीं जा रही हैं। अब यही है कि जब अगर आप यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा कर देंगे पैदा, जैसे पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे, CO2 कम होगी, CO2 कम होगी तो O2 ज़्यादा रहेगी, O2 ज़्यादा रहेगी तो यहाँ से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी और O2 तुरंत इनको वापस कर देगा। तब ये ओजोन छिद्र मजबूत रहेगा। अब ओजोन छिद्र किसे कहते हैं? जब यहाँ CO2 ज़्यादा है, पृथ्वी पर CO2 ज़्यादा है, ओजोन पतली होती जा रही है परत, तो यहाँ से आने वाली किरणें डायरेक्ट चली आ रही हैं। जब डायरेक्ट आ रही हैं तो यहाँ पे आने के बाद ये जा नहीं पा रही और माहौल गर्मा जा रहा है, तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं इसी चीज़ को। आगे हम और आपको एक जब वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या, क्यों, कैसे, कब और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्यों है, कैसे है। तो मोटा मोटा आप समझ गए होंगे क्यों है और कैसे है। तो ये जब जाएंगी नहीं यहाँ पे, यहीं रहेंगी नीचे, तो यहाँ गर्मी पैदा करेंगी तो माहौल गर्म होगा तो ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहेंगे। और ये ओजोन परत है, ओजोन परत का क्षरण तब होगा जब यहाँ पे CO2 ज़्यादा होगी तो गर्मी ज़्यादा होगी, ओजोन छिद्र कमज़ोर हो, उसी को ओजोन छिद्र कहेंगे। जब ओजोन छिद्र का मतलब जहाँ पतली हो गई वही ओजोन छिद्र हो गया, कहने का मतलब यही है। फिर देखते हैं आपका इसमें पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए भूमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी की संभावनाएं संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। यानी कम उपयोग करिए, ज़्यादा धुआं नहीं, ज़्यादा कचरा नहीं, ज़्यादा उद्योग धंधे नहीं, फालतू किसी चीज़ को जलाना नहीं है, ऑक्सीजन प्रॉपर बनाए रखना है पृथ्वी पे। तो दोस्तों ये पूरा हुआ हमारा जो चैप्टर चल रहा था, ये पूरा हुआ है। अब आगे हम इसमें क्या क्वेश्चंस दिया है इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये आपका था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल था चैप्टर, इसमें आगे क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्या है, पृथ्वी के 4 परिमंडल कौन कौन से हैं? 4 परिमंडल कौन कौन से हैं पृथ्वी के? भूमंडल हैं, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। अब महाद्वीपों के क्या नाम लिखना है इसमें? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, आर्कटिक महासागर तथा अफ्रीका महाद्वीप, आर्कटिक महाद्वीप तथा अफ्रीका महाद्वीप। 7 महाद्वीप हैं टोटल मिला के, इसके 7 हैं। और आगे क्या है दूसरा, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं पूरी तरह, कौन कौन से हैं? साउथ अफ्रीका जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। कौन कौन से थे इसमें? आर्कटिक और अफ्रीका थे। आर्कटिक जो है वो उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका इधर था। और चौथा क्या है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं, क्या क्या, कौन कौन सी परतें थी आपकी? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल था। मध्य मंडल के बाद क्या था? बहिर्मंडल था। अब इसमें हम आपको मंडल दिखाई भी दे रहे हैं क्या क्या था, ये देखिए। क्षोभ मंडल, सॉरी ये मंडल कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। टोटल 5 मंडल हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल हैं। ये आपका मंडल हो गया, कौन कौन से मंडल हैं, समझ गए होंगे आप शायद। उसके बाद देखते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 71% वाटर पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध और स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तरी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? स्थलीय गोलार्ध क्योंकि यहाँ पे स्थल पाया जाता है, उत्तरी साइड में कहीं कोई समुद्र वगैरह नहीं पाए जाते हैं। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवमंडल इसलिए पर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी पर्याप्त मात्रा में जो है इसके एक दूसरे से समायोजन करने के लिए वायुमंडल पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है समान रूप से आपकी पृथ्वी पाई जाती है। वायुमंडल, जैवमंडल ये सामूहिक रूप से पाए जाते हैं, इन्हीं को मिलाकर जैवमंडल कहा जाता है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव है इसमें, और उसमें क्या है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? कौन? यूराल करती है। एशिया और यूरोप को अलग करती है यूराल पर्वत, हमने आपको अभी पढ़ाया है। दूसरा क्या है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? जल संधि द्वारा जुड़ा है, ये है जल संधि द्वारा जुड़ा है।
सॉरी स्थल संधि द्वारा ये जुड़ा हुआ है। कौन सा था उसमें, एक मिनट हम आपको दिखा देते हैं। ये है स्थल मंडल द्वारा जुड़ा हुआ है। ये है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपका स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, कौन सा है। दोस्तों हमने आपके साथ पढ़ा और वही हमें याद है, वही हम बता रहे हैं आपको। और फिर देखते हैं हम, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रतिशत सर्वाधिक है। सर्वाधिक कौन सी है, नाइट्रोजन है। कितना, 78% के आसपास है। पृथ्वी पर कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना होता है। वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, इसमें कौन सा है, थल मंडल बना होता है ठोस चट्टानों का, आप जान ही रहे हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसमें एशिया महाद्वीप हो जाएगा। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। फिर आगे देखते हैं हम क्या है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या है, मैरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। जो और क्या है, डैश महासागर का नाम देश के नाम पे पड़ा है, तो हिंद महासागर का नाम पड़ा है। ये मैरियाना गर्त थी और ये हिंद महासागर के नाम पे पड़ा है आपका। और देख लेते हैं हम आगे नेक्स्ट क्या कहता है। स्थल जल एवं हवा के सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। तो क्या, जैव मंडल। यहाँ जैव मंडल, स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है। कौन, जैव मंडल, जहाँ पे जीवन पाया जाता है। यूरोप में एशिया को एक साथ डैश को कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया को यूरेशिया कहा जाता है, जो किसके द्वारा, यूराल पर्वत श्रृंखला द्वारा जुड़े होते हैं। ये देखिए यहाँ पे यही रहेगा, यूरेशिया। और पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, एवरेस्ट है। उसकी ऊंचाई कितना है, 8,850 है। अब 48 नहीं 50 आएगा, 50 आप लोग टिक करिएगा, 50 होता है। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा क्लास 6 की NCERT चैप्टर 5 था। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी में कहीं कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोगों हमें मोटिवेट करिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करके। तो थैंक यू दोस्तों, हम आगे ही इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक करते रहिए। हम आपकी क्लास 6 NCERT पूरी करने के बाद हम आपको इसका डिटेल से डिस्क्रिप्शन देंगे एक शॉर्ट क्लास में, जिसमें 2 क्लासों में 20 से 25 मिनट में आपकी सारी NCERT क्लास 6 की पूरी कर देंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।